Assalamu alaikum. Today we are going to start our series of lectures on neuroanatomy. जो न्यूरो के सब्जेक्ट्स हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो इनको समझने का बेस्ट वे ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप इनको लर्न करें और उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन पर फोकस करें। सो न्यूरो एनाटमी स्टार्ट करने से पहले का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि न्यूरो जो नर्वस सिस्टम है इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट कैसे होती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट से। दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मिड ऑफ साइकिल है, मिड ऑफ साइकिल से जब मिड ऑफ साइकिल आता है तो देयर इज LH surge. So as a result of LH surge, ovulation occurs. जब LH surge होता है तो ओव्यूलेशन होती है और जैसे ही ओवम जो है वो ओवरी से रिलीज होता है, फेलोपियन ट्यूब उसको अपटेक कर लेती है। फेलोपियन ट्यूब क्या करती है, इस ओवम को अपटेक कर लेती है। वो कहती है भाई किधर जा रहे हो, इधर आओ जरा। सो 14th डे ऑफ साइकिल, नॉर्मली अगर 28 डे का साइकिल है तो 14th डे पर LH सर्ज के नतीजे में ओवुलेशन होती है। तो जब कभी ओवुलेशन होती है तो ओवम को फेलोपियन ट्यूब अपटेक कर लेती है और ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। ओवम आ जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और ये मूव करने स्टार्ट कर देता है इस डायरेक्शन में, यूट्रस की तरफ। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं, स्पर्म मौजूद भी हो सकता है और स्पर्म मौजूद नहीं भी हो सकता। अगर स्पर्म मौजूद नहीं है तो एग जो है, ओवम जो है वो नॉर्मली 24 आवर्स के बाद जो है वो डीजेनरेट हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। स्पर्म्स के बगैर ये ज़्यादा लंबा अरसा तक नहीं रह सकता। तो अगर स्पर्म नहीं आता तो ये ओवम जो है जिसके बाहर एक लेयर होती है जोना पेलुसिडा की, जिसके बाहर एक लेयर है जोना पेलुसिडा की और उसके अराउंड कोरोना रेडिएटा होते हैं, उसके अराउंड कोरोना रेडिएटा होते हैं। अगर स्पर्म उसको नहीं मिलता तो वो 24 आवर्स के बाद डीजेनरेट कर जाता है और आगे कहानी चलती ही नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज कि इसको स्पर्म मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। सो उसके बाद क्या होता है, अब मैं ये जो ओवम है इसको यहाँ अलग से शो करने लगा हूँ। इस ओवम को सपोज ये एक ओवम है, बाहर निकाल लिया मैंने ओवम, उसके अराउंड जोना पेलुसिडा, और उसके अराउंड कोरोना रेडिएटा। सपोज अब इसको कोई स्पर्म मिलता है और वो आकर इसको फर्टिलाइज करता है। बहुत सारे स्पर्म जो हैं वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर मौजूद होते हैं। उनमें से जब एक स्पर्म आकर इसको टच करता है ओवम को, जब कोई एक स्पर्म आकर ओवम को टच करता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शन दिस जोना पेलुसिडा बिकम्स इम्परमिएबल फॉर ऑल अदर स्पर्म्स। और जैसे ही ओवम को आके स्पर्म टच करता है तो ओवम कहता है कि ओ स्पर्म आ गया, लेकिन मैंने अभी तक अपनी सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं की, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले जो ओवम है वो सेकंड मियोटिक डिवीजन में मेटाफेज से स्टेट पर अरेस्टेड होता है। जैसे ही ये स्पर्म आकर इस ओवम को टच करता है तो ये ओवम अपनी सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है और एक और पोलर बॉडी रिलीज कर देता है और अब ये कन्वर्ट हो जाता है डेफिनेटिव ओवम में। इस डेफिनेटिव ओवम के अंदर एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस होता है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस फीमेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर। सो एज अ रिजल्ट
ऑफ टचिंग ऑफ स्पर्म विद द ओवम, ये जो ओवम है इसने अपनी सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करवाई और अब ये कन्वर्ट हो चुका है, जो सेकेंडरी ओवोसाइट था उससे अब डेफिनेटिव ओवम में कन्वर्ट हो चुका है और उसके अंदर एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस मौजूद है और उस फीमेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं। अब होता क्या है कि इसके बाद ये जो स्पर्म है ये अपना जेनेटिक मटेरियल इस ओवम के अंदर रिलीज कर देता है। तो अब इस स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल है ये भी इस ओवम के अंदर आ गया, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मेल प्रोन्यूक्लियस। इसको हम क्या नाम देते हैं, मेल प्रोन्यूक्लियस। तो अब जो डेफिनेटिव ओवम है उसके अंदर एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस मौजूद है और एक मेल प्रोन्यूक्लियस मौजूद है। फीमेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स हैं और मेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि ये दोनों प्रोन्यूक्लियस जो हैं ये आपस में फ्यूज करते हैं और एक सेल बनता है, एक न्यूक्लियस, जिसके अंदर होता है 46 क्रोमोसोम्स वाला डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक सेल बना और उसी तरह उसके अराउंड जोना पेलुसिडा है। अब ये सेल, इस सेल को क्या नाम देंगे, इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और ये मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस की फ्यूजन से बना है, तो इसको हम नाम देते हैं जाइगोट। तो अब क्या बन गया, जाइगोट। लेट्स रिकैप। अभी तक हुआ क्या कि 14th डे ऑफ साइकिल पर एलएच सर्च के नतीजे में ओवुलेशन हुई और उस ओवम को फेलोपियन ट्यूब ने अपटेक कर लिया। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो स्पर्म मौजूद है या स्पर्म मौजूद नहीं है। पहला सिनेरियो में क्या होगा कि जो ओवम है उसकी नॉर्मल लाइफ होती है 24 आवर्स। अगर इस दौरान उसको स्पर्म मिल जाए तो वो आगे कंटिन्यू रहता है, लेकिन अगर इस दौरान उसको स्पर्म ना मिले तो वो वहीं डीजेनरेट हो जाता है। तो पहले सिनेरियो में ये है कि स्पर्म मौजूद नहीं है, तो 24 आवर्स तक तो ये स्पर्म का वेट करेगा, उसके बाद खुद ब खुद डीजेनरेट हो जाएगा। लेकिन दूसरे सिनेरियो में क्या है कि लकीली इसको स्पर्म मिल जाता है और वो आकर इसको टच करता है। बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, उनमें से जैसे ही पहला स्पर्म आकर ओवम को टच करता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शन ये जोना पेलुसिडा जो है इट बिकम्स इनपरमिएबल फॉर ऑल अदर स्पर्म्स। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये स्पर्म आके टच किया तो ओवम कहता है ओ स्पर्म आ गया, लेकिन मैंने अभी तक अपनी सेकंड मेयोटिक डिवीजन ही कंप्लीट नहीं की। तो ये इमीडिएटली अपनी सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करवाता है और एक मजीद पोलर बॉडी रिलीज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा डेफिनेटिव ओवम में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डेफिनेटिव ओवम में। अब इस डेफिनेटिव ओवम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम फीमेल प्रो न्यूक्लियस कहते हैं, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्म जब ये इसको डेफिनेटिव ओवम में कन्वर्ट करा देता है तो ये स्पर्म अपना जेनेटिक मटेरियल फिर इस डेफिनेटिव ओवम के अंदर रिलीज करता है, जिसे हम मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस आपस में कंबाइन करते हैं और एज अ रिजल्ट जो फर्टिलाइज्ड ओवम हमारे पास होता है उसे हम नाम देते हैं जाइगोट, जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब एक बार जाइगोट बन जाता है तो उसके बाद इसकी क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। ये पहले कन्वर्ट होता है, ये जोना पेलुसिडा जो है इसके अराउंड ये बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। ये जोना पेलुसिडा जो है ये बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, उसे कोई चेंज नहीं आती उसमें भी। तो जाइगोट के अंदर माइटोसिस शुरू हो जाती है। तो पहले ये डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स स्टेज के अंदर, 2 सेल्स के अंदर, और फिर डिवीजन होती है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है 4 सेल्स के अंदर, फिर आती है 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, और फिर इस तरह फर्दर डिवीजन होती है तो 4 सेल स्टेज जो है ये कन्वर्ट हो जाती है 8 सेल स्टेज के अंदर। तो अब इसके अंदर कितने सेल होते हैं, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब ये कन्वर्ट हो गया 8 सेल स्टेज में। ये सारी स्टेजेस जो हैं जिनमें जाइगोट पहले 2 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर वो 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट होती है, और 4 सेल स्टेज जो है वो 8 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इन सारी स्टेजेस को हम नाम देते हैं ब्लास्टूला, ब्लास्टूला स्टेजेस।
कि जाइगोट जो है वो अपनी फॉर्मेशन के बाद ब्लास्टूला स्टेजेस से पास होता है। एक बार 8 सेल स्टेज बन जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि बिल्कुल उसी तरह जोना पेलुसिडा जो है वो इंटैक्ट रहती है, और ये 8 सेल्स जो हैं इनमें जब माइटोसिस होती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं 16 सेल के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब 8 सेल स्टेज कन्वर्ट हो गई 16 सेल स्टेज के अंदर। सो जब कभी जो एम्ब्रियो है हमारा वो 16 सेल स्टेज पर पहुंचता है तो उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं मोरूला। इसे हम क्या कहते हैं? मोरूला। सो अब जाइगोट पहुंच चुका है मोरूला स्टेज तक। जब मोरूला की फॉर्मेशन हो जाती है, अब मैं ये रिमूव करने लगा हूं। जब मोरूला की फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि उसमें से जो मोरूला के अंदर जो ये 16 सेल्स हैं उनमें से कुछ सेल्स जो है वो सेंटर में आके क्लोज हो जाते हैं, सेंटर के अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं, और कुछ सेल्स जो है वो पेरिफेरी पे अरेंज हो जाते हैं। ठीक नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में होता है कि जोना पेलुसिडा बिल्कुल उसी तरह इंटैक्ट रहती है, कुछ सेल्स जो हैं वो पेरिफेरी पे अरेंज हो जाते हैं, और कुछ सेल जो है वो सेंटर में क्लोजली अप्लाइड होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। जो मोरूला स्टेज की फॉर्मेशन के बाद कुछ सेल्स जो हैं वो पेरिफेरी पे अरेंज हो गए और कुछ सेल्स जो हैं वो आपस में सेंटर के अंदर इकट्ठे हो गए। अब वो सेल्स जो पेरिफेरी पे अरेंज होते हैं इस स्टेज पर हम उन्हें कहते हैं आउटर सेल मैस। आउटर सेल मैस। और वो सेल्स जो सेंटर के अंदर इकट्ठे हुए हैं उनको हम कहते हैं इनर सेल मैस। बेसिकली ये जो इनर सेल मैस हैं इन्होंने हमारे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करानी है, कि जो हमारा एम्ब्रियो बनता है वो इन्हीं सेल्स के बनता है, इनर सेल मैस से। सो जो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है वो भी बिल्कुल इन्हीं सेल्स से होगी, जिनको हम इनर सेल मैस कह रहे हैं। और ये जो आउटर सेल मास हैं ये एम्ब्रियो के सपोर्टिंग टिश्यूज बनाते हैं, जैसा कि एम्ब्रियो की कवरिंग और प्लेसेंटा वो डेवलप होता है इन आउटर सेल मैस से, और एम्ब्रियो डेवलप होता है इनर सेल मैस से। अब एक बार जब ये स्टेज आ जाती है कि मोरूला के अंदर कुछ सेल्स सेंटर के अंदर इकट्ठे हो गए और कुछ सेल्स जो है वो पेरिफेरी पे अरेंज हो गए, तो अभी तक ये जितनी भी चेंजेस आ रही थी तो तब तक जो फर्टिलाइज्ड ओवम था वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर था। जब एक बार ये स्टेज आ जाती है तो उसके बाद जो ओवम है वो फेलोपियन ट्यूब से निकल के यूट्रस के अंदर आ जाता है अप्रोक्सीमेटली एट द एंड ऑफ 3rd डे। तो ये वहां से निकल के कहाँ जाता है? यूट्रस के अंदर। अब ये आ चुका है यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर आने के बाद क्या होता है कि जो जोना पेलुसिडा है वो डीजेनरेट होने लग जाती है। जोना पेलुसिडा जो है वो डीजेनरेट होने लग जाती है। अभी तक वो इंटैक्ट रही है, अभी वो जब यूट्रस के अंदर आ गया है तो वो डीजेनरेट होने लग जाएगी। जब ये डीजेनरेट होती है तो यूट्रस से फ्लूइड जो है वो इसके अंदर आना शुरू हो जाता है। जब ये जोना पेलुसिडा डीजेनरेट हुई तो यहाँ जो फ्लूइड था यूट्रस के अंदर अब वो अंदर आने लग जाता है, और यहाँ पर जो सेल्स पेरिफेरी पे अरेंज थे वो तो पेरिफेरी पे अरेंज रहते हैं। ये सेल्स पेरिफेरी वाले पेरिफेरी पर ही अरेंज रहते हैं, लेकिन वो सेल्स जो सेंटर में अंदर मौजूद थे जब ये फ्लूइड इसके अंदर आता है तो वो फ्लूइड उन सेंटर के अंदर मौजूद सेल्स को, इनर सेल मास को एक साइड पे पुश कर देता है। तो पहले जो सेल सेंटर के अंदर मौजूद थे अब वो एक साइड पे हो गए।
एक साइड पे उनको पुश कर देता है। अब वो इस साइड पे उनको पुश कर देता है और यहाँ पर जो फ्लूइड है वो अकोमुलेट हो जाता है यहाँ पर और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना देता है जिसको हम कहते हैं सिस्ट। फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना देता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट। अब इस स्टेज पर इस पूरे के पूरे एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। इस पूरे के पूरे एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और इनर सेल मैस को अब नया नाम दिया जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब होता है रैपिडली डिवाइडिंग सेल। सो इट मींस ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स का वो ग्रुप है जिन्होंने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करानी है। और ये जो आउटर सेल मैस था इसको हम नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट इट मींस कि ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स का वो ग्रुप है जिनकी ट्रॉफिक वैल्यू है, ट्रॉफिक मींस ग्रोथ वैल्यू है, कि उन्होंने इसको सपोर्ट करना है एम्ब्रियो को ग्रोथ के लिहाज से। सो ये अब तक हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बन चुकी है। कैसे, लेट्स हैव अ रिकैप कि कैसे बनी। कि 14th डे पे ओवुलेशन हुई एलएस सर्ज के नतीजे में, फेलोपियन ट्यूब ने अपटेक कर लिया। अगर स्पर्म नहीं मिला तो 24 आवर्स के बाद डीजनरेट हो जाएगी, लेकिन लकीली अगर स्पर्म आकर उसके साथ टच करता है तो जोना पेलोसिडा इम्परमिएबल हो गई दूसरे स्पर्म्स के लिए। अब दूसरे स्पर्म जो है वो एंटर नहीं हो सकेंगे। अब वो स्पर्म क्या कराएगा कि वो इसकी सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कराएगा और उसके अंदर वो उसको डेफिनेटिव ओवम में कन्वर्ट करा देगा। डेफिनेटिव ओवम के अंदर क्या होगा कि एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस होगा जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। इसके बाद स्पर्म अपना जेनेटिक मटेरियल इस डेफिनेटिव ओवम के अंदर रिलीज करेगा जिसे हम मेल प्रोन्यूक्लियस कहेंगे। और उस मेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फिर फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के अंदर क्लीवेज शुरू हो जाती है, माइटोसिस। पहले वो 2 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर 4 सेल स्टेज के अंदर और फिर 8 सेल स्टेज के अंदर। इन सारी स्टेजेस को से जब वो पास हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि जाइगोट इज पासिंग थ्रू ब्लास्टूला स्टेजेस। उसके बाद 8 सेल स्टेज कन्वर्ट हो जाती है 16 सेल स्टेज में। सो जब कभी एम्ब्रियो हमारा 16 सेल स्टेज पर हो तो उसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड मरूला। जब मरूला की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसमें से कुछ सेल्स जो है वो पेरिफेरी पे अरेंज हो जाते हैं और कुछ सेल्स सेंटर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। जो सेल्स सेंटर के अंदर इकट्ठे होते हैं उनको हम इनर सेल मैस कहते हैं और जो आउटर साइड पे अरेंज हो गए उनको हम आउटर सेल मैस कहते हैं। उसके बाद ये जो ये हमारा एम्ब्रियो है ये यूट्रस के अंदर आ जाता है। यूट्रस के अंदर आने के बाद ये जो जोना पेलुसिडा अभी तक इंटैक्ट चली आ रही थी वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। जब जोना पेलुसिडा डीजेनरेट होती है तो यूट्रस के अंदर जो फ्लूइड है वो इसके अंदर आने लग जाता है। वो फ्लूइड क्या करता है कि आउटर सेल मैस को कुछ नहीं कहता, जो इनर सेल मैस है उसको एक साइड पे पुश कर देता है। उस जो इनर सेल मैस है अब वो एक साइड पर आ गए और ये जो आउटर सेल मैस है ये उधर ही अरेंज रहे और फ्लूइड जो है इस एम्ब्रियो के अंदर आकर अकोमुलेट हुआ और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना दी। इस होल स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और इस ब्लास्टोसिस्ट के लेवल पर इनर सेल मैस को एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। इट मीन्स कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स का वो ग्रुप है जिन्होंने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करानी है। और आउटर सेल मैस को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं कि इट मीन्स रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स का वो ग्रुप है जिसने आगे चलकर जो है वो उनकी ट्रॉफिक वैल्यू है प्लेसेंटा बनाने और स्पोर्टिंग टिश्यूज बनाने हैं। अब जब ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो गई तो उसके बाद क्या चेंज आती है। अभी तक हमने ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन तक डिस्कस कर लिया। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये इम्प्लांटेशन स्टार्ट करती है क्योंकि मैंने कहा था कि ये यूट्रस के अंदर आ चुकी है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये यूट्रस के अंदर आ चुकी है। उसमें ब्लास्टोसिस में हुआ क्या कि जोना पेलुसिडा डीजेनरेट हो गई। तो अब जोना पेलुसिडा हम नहीं बनाएंगे। उसमें क्या है कि एक आउटर सेल मैस है, ये एक आउटर सेल मैस है, आउटर सेल मैस और इनर सेल मैस जो है वो एक साइड पर पुश हुआ था। तो ये रेड कलर से मैं शो करता हूँ इनर सेल मैस जो कि एक साइड पे पुश हुआ था। ये इनर सेल मैस है और यहाँ पर फ्लूइड अकोमुलेटेड है।
ये है हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट। अप्रॉक्सीमेटली 6th डे होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब ये ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब 6th डे पर क्या होता है कि इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है, कि ये जो सेल्स हैं ब्लास्टोसिस्ट के, ये कुछ स्पेशल एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज करते हैं, जो कि फिर इसको, ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है इसको डीजेनरेट कर दे जाते हैं, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये आगे इम्प्लांट होती जाती है। जैसे यहाँ आएगी, यहाँ से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो रिलीज करेगी। इन डाइजेस्टिव एंजाइम ने क्या करना है कि ये एंडोमेट्रियम की वॉल को डीजेनरेट करते जाना है, और जब एंडोमेट्रियम की वॉल डीजेनरेट होती जाती है तो ये ब्लास्टोसिस्ट अंदर जो है वो इम्प्लांट होती जाती है। हमारा कंसर्न इम्प्लांटेशन को डिटेल में डिस्कस करना नहीं है। इम्प्लांटेशन 6th डे पे स्टार्ट होती है और 2nd वीक के अंदर कंप्लीट हो जाती है। हमारा कंसर्न फिलहाल जो है हमारा कंसर्न वो उस चीज़ पर है कि नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट कैसे होती है और कौन से स्ट्रक्चर से नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है। सो हम इम्प्लांटेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहले वीक में ब्लास्टोसिस्ट बनी और इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुई, 2nd वीक में इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाती है। सो हम इम्प्लांटेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। हम अब ये देखते हैं कि 2nd वीक के अंदर अब कौन कौन सी चेंजेस आएंगी, 2nd वीक के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आएंगी। हुआ क्या था कि अभी तक हमारे पास क्या है, ये ट्रोफोब्लास्ट था और ये हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट था सेंटर के एक साइड पे। एम्ब्रियोब्लास्ट था। अब ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं ये डिवाइड होने लग जाते हैं, इनके अंदर डिवीजन होती है और ये नए सेल्स की फॉर्मेशन कराते हैं। वो नए सेल्स जो हैं वो फिर बाहर की तरफ मूव करते हैं। जैसे नए सेल्स की फॉर्मेशन कराई, वो सेल जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह माइटोसिस होती रहेगी और मजीद नए सेल जो हैं वो मूव करते रहेंगे और बाहर की तरफ वो आते रहेंगे। इसी तरह ये जो है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, इनके अंदर डिवीजन होती रहती है और ये नए सेल्स की फॉर्मेशन करवाते रहते हैं, और फिर वो नए सेल्स जो हैं वो वहाँ से बाहर की तरफ मूव करते रहते हैं। अब जब ये काम हो रहा होता है तो उस वक्त होता क्या है कि कुछ सेल्स जो हैं ये बाहर वाले ये इंटैक्ट रहते हैं, इनको कोई चेंज नहीं आती, जबकि कुछ सेल्स जो हैं वो डीजेनरेट करके सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट बना देते हैं। अब वो होता कैसे कि कुछ सेल्स जो हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे। सपोज अगर ये हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट है ये, अब वो जो नए सेल बनाएगा, कुछ सेल्स जो हैं वो उसी तरह इंटैक्ट रहेंगे। ये कुछ कुछ जगह पर वो जो सेल हैं बाहर वाले वो बिल्कुल इंटैक्ट रह रहे हैं, और बाकी जो हर तरफ थे वो सारे डीजेनरेट हो जाते हैं और फिर वो एक सिंसिशियम बनाते हैं। वो एक क्या बनाते हैं, सिंसिशियम बनाते हैं। ये ग्रीन कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ ये सारी सिंसिशियम है। और ये जो ब्लू कलर से बीच में है ये वो सेल्स हैं जो इंटैक्ट हैं। अब ये जो इंटैक्ट सेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, इन इंटैक्ट सेल्स को हम कहते हैं विलाई। इन इंटैक्ट सेल्स को हम क्या कहते हैं, विलाई। अब हमने फर्स्ट वीक डिस्कस कर लिया था, हम सेकंड वीक स्टार्ट करने, फिर सेकंड वीक डिस्कस करें कि सेकंड वीक में अंदर क्या चेंज आ रही है। सेकंड वीक के अंदर क्या चेंज आती है कि ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो हैं
सपोज ये एम्ब्रियो है तो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो थे वो मल्टीप्लाई होते हैं और वो सेल्स अपने बाहर भेजने लग जाते हैं बाहर। वो सेल्स बाहर वाले जो हैं वो कुछ सेल्स तो इंटैक्ट रहते हैं, जैसे ये हैं ब्लू वाले, और कुछ सेल्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में मिक्स हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो जब वो सेल्स डीजेनरेट हो जाएंगे तो वो अपना न्यूक्लियस बाहर रिलीज करेंगे। तो अब एक सिंसीशियम सा बन जाता है जिसके अंदर मुख्तलिफ न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होते हैं सेल्स के, क्योंकि अब उनका कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि सारे सेल्स डीजेनरेट हो चुके हैं और अब वो अपना न्यूक्लियस उन्होंने रिलीज कर दिया है। और इस तरह एक सिंसीशियम बन जाता है जिसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं। इसीलिए इस सारे स्ट्रक्चर को, ये जो ग्रीन वाला है, इसे हम कहते हैं सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट, सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट। और वो सेल्स ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जिनका प्रॉपर साइटोप्लाज्म है, जिनकी प्रॉपर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है जो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, उनको हम कहते हैं विलाई। और वो सेल्स जो कि डीजनरेट हुए और उनका न्यूक्लियस आपस के अंदर मिक्स हुआ है, ऐसे फ्लोट कर रहा है उनका इस सिंसीशियम के अंदर सबका न्यूक्लियस, तो उनको हम कहते हैं सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट। अब वो सेल्स जिनके अंदर ये डिवीजन हुई थी, जो कि आउटर सेल मास वाले थे, जिनके अंदर ये प्रॉपर डिवीजन हुई और बाकी फिर सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट और विलाई बना, इनको हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। कौन से सेल? साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि वो एक प्रॉपर सेल्स हैं जिनका एक न्यूक्लियस भी है, जिनका एक सेल साइटोप्लाज्म भी है, जिनकी एक मेम्ब्रेन भी है। लेकिन सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट में ना कोई साइटोप्लाज्म है, ना कोई मेम्ब्रेन है, सिर्फ एक न्यूक्लियस है जो इस पूरे सिंसीशियम के अंदर फ्लोट कर रहा है, क्योंकि वो सारे के सारे सेल्स डीजनरेट हो चुके हैं और उनका जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स अप हो चुका है। तो अब साइटोट्रोफोब्लास्ट बन चुका है, सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट बन चुका है और विलाई बन चुका है। ये तीनों की तीनों चेंजेस कहाँ पे आई हैं? ट्रोफोब्लास्ट में। अभी तक जो हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट था उसे हमने नहीं छेड़ा, लेकिन जो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है वो इस एम्ब्रियोब्लास्ट से होती है। सो अब आगे पूरे लेक्चर में जो मैं फोकस करूँगा वो इस एम्ब्रियोब्लास्ट को, ये जो ये ट्रोफोब्लास्ट जो इसे हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये अभी हमारे कंसर्न का नहीं है। ये थोड़ा सा बताना था कंसेप्ट कि ये सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट बनते हैं और कुछ सेल्स जो इंटैक्ट रह गए उनको विलाई कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसा कि मैंने कहा था कि जब इम्प्लांटेशन होती है 6 डे में, तो एंडोमीट्रियम कौन सी स्टेजेस में होती है? जाहिर सी बात है कि वो सिक्रेटरी स्टेज में होती है। जो फर्स्ट 14 डे में होती है वो प्रोलिफरेटिव स्टेज, और उसके बाद जो होती है वो सिक्रेटरी स्टेज। अब 14th डे पे एवोल्यूशन हुई थी और उसके बाद 6 दिन गुजर चुके हैं इम्प्लांटेशन होने के लिए, तो अब 20th डे पे इम्प्लांटेशन हो रही है। तो अब एंडोमेट्रियम कौन सी स्टेज के अंदर होगी? सिक्रेटरी स्टेज में। सिक्रेटरी स्टेज के अंदर उस पर कौन सा हार्मोन एक्ट कर रहा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आ रहा होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो कॉर्पस ल्यूटियम है, उसकी नॉर्मल लाइफ स्पैन है 10 to 12 डेज। 10 to 12 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली डीजेनरेट कर जाती है। जब वो डीजेनरेट करेगी सो इट मीन्स प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल होगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल होगा तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो भी डीजेनरेट हो जाएगी, एंडोमेट्रियम डीजेनरेट होगी और फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो तो नॉर्मल केस में होता है, लेकिन नाउ द लेडी इज प्रेग्नेंट। अब उस एंडोमेट्रियम को डीजेनरेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे और ज़्यादा तैयार होना चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको वो होल्ड कर सके। तो अब ये कैसे होता है कि ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट हैं ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। HCG, ये HCG क्या करता है कि ये जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के साथ, कॉर्पस ल्यूटियम के पास। ये उस कॉर्पस ल्यूटियम को कहता है कि भाई अब डीजेनरेट नहीं होना, ठीक है, अब वो जो है इम्प्लांटेशन करानी है, अब लेडी प्रेग्नेंट है तो अब डीजेनरेट नहीं होना। तो ये HCG उसको जब ये बताता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये मज़ीद डिवाइड होने लग जाती है और बड़ी हो जाती है, ठीक, और उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं कॉर्पस ग्रेविडम या कॉर्पस कैलोजम ऑफ कैलोजम आ जाता है बात, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी या कॉर्पस ग्रेविडम।
और फिर ये लंबे अरसे तक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सीक्रेट करती रहती है और इस तरह प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। ये जो हार्मोन है इसकी एक और बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट की बेसिस प्रोवाइड करता है कि अराउंड 8th डे इसकी रिलीज होने के 8th मतलब जो ओवुलेशन के 8 फर्टिलाइजेशन के 8th डे पर ये जो है ये सीरम के अंदर अपीयर होने लग जाता है और 10th डे पर यूरिन के अंदर अपीयर होने लग जाता है। सो अगर आप टेस्ट करें यूरिन को, अगर उसके अंदर HCG पाया जाए तो इट मीन्स लेडी इज प्रेग्नेंट। सो ये जो है ये प्रेगनेंसी टेस्ट की एक बेसिस प्रोवाइड करता है। सो ये उसकी इम्पोर्टेंस थी। अब हमने इस सारे के सारे ट्रोफोब्लास्ट को इग्नोर कर देना है। अब हम आएंगे सिर्फ एम्ब्रियोब्लास्ट पर, क्योंकि हमारा कंसर्न है नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट जो कि एम्ब्रियोब्लास्ट होती है। अब ये सारे का सारा जो है ट्रोफोब्लास्ट इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अब सिर्फ मैंने ये ट्रोफोब्लास्ट था, लेकिन अभी हमने इसको डिस्कस नहीं करना, ये इग्नोर करना है। हमारा कंसर्न अब होगा एम्ब्रियोब्लास्ट से, जो कि ये ग्रीन कलर से मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, एम्ब्रियोब्लास्ट से। ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेकेंड वीक के अंदर ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो हमने डिस्कस कर ली। अब सेकेंड वीक के अंदर इस एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर क्या चेंजेस आते हैं कि ये एम्ब्रियोब्लास्ट जो कि एक सेल्स था, गुच्छा सा है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 सेल्स लेयर के अंदर। ये 2 सेल्स डिस्क बना देता है जिसको हम कहते हैं बाइलैमिनर जर्म डिस्क। कैसे कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट हो गया एक बाइलैमिनर जर्म डिस्क में। इसमें ये वाली जो है ये एपीब्लास्ट, ये जिसको मैंने रेड कलर से शो किया, ये क्या है? ये एपीब्लास्ट है। ये एपीब्लास्ट है और नीचे वाली लेयर कौन सी होती है? ये हाइपोब्लास्ट है। तो ये जो एक सेल्स का गुच्छा था अब ये 2 सेल्स लेयर के अंदर कन्वर्ट हो गया है, इसको हम कहते हैं बाइलैमिनर जर्म डिस्क। वो सेल्स जो हैं वो अरेंज कर लेते हैं, ये वाले सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इस फॉर्म में। और उसके बाहर क्या था? यहाँ बाहर क्या था? ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो सेल्स का गुच्छा था इसने अपने आप को अरेंज करवा लिया बाइलैमिनर जर्म डिस्क की फॉर्म में। अब इसके अलावा कुछ और चेंजेस भी सेकेंड वीक के अंदर आती हैं कि एमनियोट के यहाँ से कुछ सेल्स जो हैं वो यूं प्रोलिफरेट करके एक कैविटी बनाते हैं जिसको हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इस तरह यहाँ से कुछ सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, प्राइमरी यॉर्क सैक बनाते हैं, फिर ये कन्वर्ट होती है सेकेंडरी यॉर्क सैक में, फिर कोरियोनिक कैविटी बनती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनता है। राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हमारा कंसर्न सिर्फ इस बाइलैमिनर जर्म डिस्क से है कि इसी बाइलैमिनर जर्म डिस्क में आगे एम्ब्रियो बनाना है और इसी से ही नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होनी है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये प्लेट शो करनी है अब मैंने कि इसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं और किस तरह जो है वो ये सारा प्रोसेस होता है नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट का। कि जो एम्ब्रियो ब्लास्ट था उसने अपने आप को किस में कन्वर्ट करा लिया? बाइलैमिनर जर्म डिस्क के अंदर।
ये बाइलैमिनर जर्म डिस्क बन गई। सेकेंड वीक के अंदर एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर सिर्फ यही चीज़ आती है कि वो जो सेल्स का गुच्छा था वो अपने आप को कन्वर्ट करा लेता है एम्ब्रियोब्लास्ट के इसके बाइलैमिनर जर्म डिस्क के अंदर। अब थर्ड वीक स्टार्ट होता है तो इसके अंदर क्या चेंज आती है? सबसे पहले क्या होता है कि ये जो दो लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर, एक पॉइंट पर ये अपने बहुत ज़्यादा फर्मली एडहेरेंट हो जाती हैं। जो ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर ये जो दोनों जर्म लेयर्स हैं ये फर्मली एडहेरेंट होती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। फॉर एग्जांपल कि ये है, अब एक ये एपीब्लास्ट है, ये एपीब्लास्ट है और ये नीचे हाइपोब्लास्ट है। तो सपोज इस पॉइंट पर, अब आपने फोकस करना इस पॉइंट पर ये फर्मली एक दूसरे के साथ एडहेरेंट हो जाती हैं, बहुत टाइटली अटैच हो जाती हैं इस पॉइंट पे साथ। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जिस जगह पर ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो है ये फर्मली एडहेरेंट हों, इसको हम कहते हैं प्रीकॉर्डल प्लेट। प्रीकॉर्डल प्लेट, प्रीकॉर्डल प्लेट। अब प्रीकॉर्डल प्लेट वो चीज़ है जिससे हमारे पास फ्यूचर के अंदर माउथ बनता है, इस चीज़ से। अब जब प्रीकॉर्डल प्लेट बन जाती है तो इसकी एक इम्पॉर्टेंस है कि प्रीकॉर्डल प्लेट की फॉर्मेशन के साथ हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि ये वाला जो एंड है ये सेफेलिक एंड है और ये वाला जो एंड है ये काउडल एंड है। सो इट मीन्स कि हेड एंड नेक की डेवलपमेंट जो होगी वो इस एंड से होगी और जो नीचे लोअर पार्ट्स है, बॉडी के लोअर स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट इस एंड से होगी। तो ये हमें प्रीकॉर्डल प्लेट की फॉर्मेशन से पता चल जाता है। प्रीकॉर्डल प्लेट क्या है कि वो पॉइंट है जिस जगह पर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो हैं, सपोज ये हमारे पास एपीब्लास्ट है, ये उसके नीचे हाइपोब्लास्ट है। सो सपोज इस पॉइंट पर, बाकी एक दूसरे के नीचे हैं, लेकिन जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर वो फर्मली एडहेरेंट होती है, उसको हम कहते हैं प्रीकॉर्डल प्लेट, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये सेफेलिक एंड है और ये काउडल एंड है। अब उसके अलावा एक और चीज आती है कि ये काउडल एंड पर ये जो ऊपर वाली एपीब्लास्ट है, ये एपीब्लास्ट है ना, ये टॉप से शो किया हुआ है मैंने, ये साइड से ये दो सेल्स की लेयर ऊपर वाली एपीब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट, ये टॉप से देखें तो ये ऊपर वाली एपीब्लास्ट है। तो इस एपीब्लास्ट के अंदर क्या चेंज आती है कि इस एपीब्लास्ट के सेंटर में कुछ सेल्स जो हैं वो डीजेनरेट होने लग जाते हैं और एक ग्रूव सा बन जाता है जिसको हम कहते हैं प्रीमिटिव ग्रूव। कुछ सेल्स जो हैं वो डीजेनरेट होते हैं फॉर एग्जांपल, और एक डायलेटेड पोर्शन भी होता है जिसको हम कहते हैं प्रीमिटिव नोड। ये प्रीमिटिव नोड और ये प्रीमिटिव ग्रूव। जैसा कि ये एक एपीब्लास्ट है ये, और ये उसके नीचे हाइपोब्लास्ट है, तो ये दोनों लेयर्स एक जगह पर एडहेरेंट हैं और ये वाला पॉइंट जो है ये प्रीकॉर्डल प्लेट है और ये वाला एंड काउडल एंड है। तो उस पर होता क्या है कि ये जो एपीब्लास्ट है ये इसके अंदर सेंटर में कुछ सेल जो है वो डीजेनरेट होते हैं और एक ग्रूव सा बन जाता है। जैसे कि ये मेरी 4 उंगलियों के बीच में है, ये उंगलियों के बीच में ये जो ग्रूव सा बन गया है, ये या यूं कर लें, ये ग्रूव सा जो बन गया है सेंटर के अंदर, इसको हम कहते हैं प्रीमिटिव ग्रूव। जैसे ये एपीब्लास्ट थी तो जब सेल सेंटर में डीजनरेट हुए तो एक ग्रूव बन गया, इसे हम कहते हैं प्रीमिटिव ग्रूव। और ये जो है ये प्रीमिटिव नोड जो उसका सेफेलिकली एक डायलेटेड पोर्शन था। तो उसी तरह एपीब्लास्ट के अंदर सेंटर के अंदर कुछ सेल्स डीजनरेट होते हैं और एक ग्रूव बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं प्रीमिटिव ग्रूव। और उसका जो सेफेलिकली एक डायलेटेड पोर्शन है उसे प्रीमिटिव नोड कहते हैं। जब ये प्रीमिटिव ग्रूव और प्रीमिटिव नोड बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये जो एपीब्लास्टिक सेल्स हैं साइड से ये माइग्रेट होकर उस प्रीमिटिव ग्रूव और प्रीमिटिव नोड के अंदर आने लग जाते हैं। सेल साइड वाले सेल्स क्या करते हैं कि उस प्रीमिटिव नोड और प्रीमिटिव ग्रूव के अंदर आने लग जाते हैं और उस ग्रूव से नीचे पास करते हैं और फिर इस एपीब्लास्ट के नीचे एक और लेयर बनाते हैं जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं। जैसा कि ये एक एपीब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है, ये उसके नीचे, ये उसके ऊपर
एपीब्लास्ट के सेंटर में ये डीजनरेट हुई, तो इस साइड से भी सेल, इस साइड से भी सेल माइग्रेट किए उस नोड की तरफ, अंदर जो है वो एंटर हुए इस नोड ग्रूव से, और ग्रूव से फिर यूं साइड पे पास करते हैं यूं, और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में एक और लेयर बना जाते हैं। कैसा कि सपोज ये एक एपीब्लास्ट है और ये उसके नीचे हाइपोब्लास्ट है, तो जैसे ही एपीब्लास्ट के अंदर ये एक ग्रूव डेवलप होता है जिसे हम प्रिमिटिव ग्रूव और प्रिमिटिव नोड कहते हैं, तो साइड से जो एपीब्लास्टिक सेल हैं वो माइग्रेट करते हैं और उस नोड के अंदर आते हैं, उस नोड और ग्रूव से वो नीचे जाते हैं और फिर साइड पे जाते हैं, और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान एक और लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म। कि ये साइड से जो सेल्स हैं वो एंटर होते हैं और इनके दरमियान में एक और लेयर बन जाती है जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं। एक तो ये काम होता है, दूसरा कि वो सेल्स जो नोड से, इसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ, कि वो सेल्स जो, ये प्रिमिटिव नोड, और वो सेल्स जो एपीब्लास्टिक सेल्स जो नोड के अंदर एंटर होते हैं वो नीचे जाने के बाद जो है वो ऐसे फॉरवर्ड मूव करते हैं, नीचे जाने के बाद ऐसे फॉरवर्ड मूव करते हैं। बाकी वाले सेल्स जो थे वो नीचे जाने के बाद ऐसे साइडवर्ड मूव करते हैं, लेकिन जो ये प्रिमिटिव नोड है इसके अंदर जो सेल्स आ रहे हैं वो नीचे जाने के बाद ऐसे फॉरवर्ड भी मूव करते हैं और एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि एक्सटेंड करता है इस प्रिमिटिव नोड से प्रीकॉर्डल प्लेट तक। इसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। इसको हम क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। होता कैसे है, अगर मैं साइड से शो करूं सेक्शन लेके कि ये हमारे पास, यहाँ शो कर देता हूँ, ये हमारे पास है एपीब्लास्ट। ये क्या है? एपीब्लास्ट। ये एपीब्लास्ट है। अब ये उसका सिर्फ ये, और यहाँ पर है प्रीकॉर्डल प्लेट, तो इट मीन्स ये सिफेलिक एंड है और ये काउडल एंड है। इसको मैं यहाँ से काट के इस तरफ से साइड से देख रहा हूँ कि ये सिफेलिक एंड है और ये काउडल एंड है। तो ये काउडल एंड से होता क्या है कि ये एक प्रिमिटिव ग्रूव डेवलप होता है और उसका डायलेटेड पोर्शन प्रिमिटिव नोड। तो साइड से जो एपीब्लास्टिक सेल्स हैं वो इसके अंदर मूव करते हैं, डाउनवर्ड मूव करते हैं और फिर साइडवर्ड मूव करते हैं। यहाँ अंदर डाउनवर्ड आए, ये डाउनवर्ड आए और फिर साइडवर्ड मूव करते हैं, और ये एक और लेयर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म। और इसके नीचे कौन सी थी? हाइपोब्लास्ट। तो वो हाइपोब्लास्ट भी रिप्लेस हो जाती है एक और लेयर से जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म। इसको हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म। सो हुआ क्या कि इस प्रिमिटिव ग्रूव और प्रिमिटिव नोड के काउडल एंड पर डेवलप होने के नतीजे में साइड वाले एपीब्लास्टिक सेल्स ने माइग्रेट किया और उस प्रिमिटिव नोड और ग्रूव से नीचे आए। नीचे आने के बाद ऐसे साइडवर्ड गए और एक सेल्स की लेयर बना दी जिसे मेसोडर्म कहते हैं। तो नीचे वाली हाइपोब्लास्ट थी वो भी रिप्लेस हो गई एंडोडर्म से। सो एट दिस स्टेज जो ऊपर वाली एपीब्लास्टिक सेल है उसको हम नाम देते थे एक्टोडर्म। सो अब जो बाइलैमिनर जर्म डिस्क थी जिसे हमने एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कहा था वो अब कन्वर्ट हो गई ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क के अंदर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब ये एंडोडर्म बन गया और यहाँ से जो सेल्स ने माइग्रेट किया था वो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि एक्सटेंड करता है ऐसे सिफेलिकली एंड लॉन्गिट्यूडनली बिटवीन द प्रिमिटिव नोड एंड द प्रीकॉर्डल प्लेट। इसको हम क्या कहेंगे? नोटोकॉर्ड। अगर मैं बिल्कुल साइड से शो करूं तो कैसे होगा कि ये हमारे पास ये है एपीब्लास्ट, या जिसको हम अब एक्टोडर्म कहेंगे।
उसके बाद नीचे एक जगह पर वो ये वाली कौन सी हो गई, हाइपोप्लाजिया, जिसे हम एंडोडर्म कहेंगे। और वो पॉइंट जिस पर दोनों फर्मली एडहेरेंट है इसको क्या कहेंगे, प्रीकॉर्डल प्लेट, प्रीकॉर्डल प्लेट। अब इन दोनों के दरमियान में एक और लेयर बनती है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमिटिव ग्रुप था और प्रीमिटिव नोड था, वहाँ से सेल्स अंदर आए और इनके दरमियान में एक और लेयर बनाई जिसको हम क्या कहेंगे, मीजोडर्म, मीजोडर्म। और एक स्ट्रक्चर बना जो कि प्रीकॉर्डल प्लेट और प्रीमिटिव नोड के दरमियान एक्सटेंड करता है, इसे क्या कहेंगे, नोटोकॉर्ड। तो ये नोटोकॉर्ड बन गया। तो थर्ड वीक के अंदर क्या चेंज आया कि बाइलेमिनर जर्म डिस्क जो है वो ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क के अंदर कन्वर्ट हो गई। इस तरह मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे होती है, प्रीमिटिव स्ट्रीक और प्रीमिटिव ग्रूव और नोड से सेल्स नीचे जाके लेयर बनाते हैं, और इस तरह नोटोकॉर्ड बढ़ गया। अब जब ये नोटोकॉर्ड बन जाता है तो उसके बाद क्या चेंज आती है, उसके बाद होता क्या है कि ये नोटोकॉर्ड आगे बहुत फंक्शन परफॉर्म करता है। कि सपोज ये है हमारे पास, ये है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म के नीचे है मीजोडर्म, और मीजोडर्म ये हो गया हमारे पास नोटोकॉर्ड, जो कि यूं कॉर्डली से सेफेलिकली रन कर रहा है। ये हो गई प्री कॉर्डल प्लेट, ये हो गया नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की साइड पर क्या हो गए, मीजोडर्म, मीजोडर्म। और मीजोडर्म के नीचे कौन सी लेयर होती है, तो अब ये हमारे पास थर्ड वीक के बाद स्ट्रक्चर बन चुका है कि ये एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म, एंडोडर्म। यानी जैसा कि हमने साइड व्यू में अभी देखा कि जो नोटोकॉर्ड है उसके ऊपर एक्टोडर्म है, नीचे एंडोडर्म है और साइड पे मीजोडर्म है। इसी तरह ये नोटोकॉर्ड, अब मैं और सेक्शन से दिखा रहा हूँ कि काट के हम देखें। जैसे कि ये स्ट्रक्चर था वो इस डायरेक्शन में था, ये अब स्ट्रक्चर है, इसको हम अगर यहाँ से देखेंगे ये साइड व्यू होगा, ये टॉप व्यू। सपोज अगर मैंने इसको यहाँ से काट लिया और यहाँ से देख रहा हूँ कि इस जगह से, तो बिल्कुल वही व्यू है कि इस तरह प्लेट थी, उसको हमने यहाँ से काटा और फिर हम इस तरफ से देख रहे हैं, तो उस ये ऐसी नज़र आ